2 दिन के सिंगापुर दौरे से जापान पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब जापान में अपना जादू चला रहे हैं। वहां के इन्वेस्टर्स को सीएम योगी ने विकास का ग्राफ दिखाकर यूपी की ओर खींचा और बताया कि कैसे यूपी में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं। इसी का असर है कि महज चंद घंटों के भीतर ही अब तक 11,000 करोड़ के समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, जबकि 2 दिवसीय दौरे में सीएम योगी ने सिंगापुर की तरह 1 लाख करोड़ के समझौते पर मोहर का सपना संजो रखा है। जापान के निवेशकों के लिए जापान इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। माथे पर टीका, गले में पटका और भगवा छवि वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी के साथ साथ विदेश में भी अपनी ग्लोबल छवि को उभार रहे हैं। जापान के टोक्यो में एयरपोर्ट पर उतरते ही सीएम योगी का भव्य स्वागत हुआ। उपराज्यपाल जुनिची इशिदेरा और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों ने सीएम योगी का अभिनंदन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, उगते सूरज की नवोन्मेषी भूमि को प्रभु श्री राम की पावन धरा के आदित्य का नमस्कार। उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में सीएम योगी लगातार काम कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की विकास गति को बुलेट की रफ्तार से बढ़ाने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री का ये जापान दौरा काफी अहम माना जा रहा है। यहीं से भगवा में उभरते ग्लोबल छवि को भी मुख्यमंत्री मजबूती दे रहे हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो विकास चाहता है, जापान जैसे आधुनिक देश के लोगों को कन्विंस करता है। उत्तर प्रदेश को मिल रही नई रफ्तार, प्रदेश की बुलेट गति के लिए सजग सरकार। भारत के लिए इसे सीएम योगी का मजबूत कद ही कह लीजिए कि मुख्यमंत्री यूपी में सुपर ट्रेन लाने का सपना संजो रहे हैं और इसकी लकीर जापान से खींची जा रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हम लोगों ने जापान के निवेशकों के लिए जापान इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है, जिसके लिए 500 एकड़ की भूमि वहां पर आवंटित भी की है। चाहे वह जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेस हाईवे के पास बनने वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इन सब में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं और जापान से जुड़ी हुई तमाम कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है। पहले सिंगापुर में उत्तर प्रदेश को 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और अब जापान के 2 दिवसीय दौरे में मुख्यमंत्री इस निवेश को डबल करने की जुगत में लगे हैं। तभी तो जापान के व्यापारियों को लुभाने के लिए सीएम योगी यूपी में निवेश की अनंत संभावनाएं बता रहे हैं। हर एक सेक्टर में, एजुकेशन में, मेडिकल हेल्थ में, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में, डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना करने के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी एंड हाइड्रोजन एनर्जी के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं और इन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश आज जापान के आप सभी बिजनेस लीडर के साथ यहां पर संवाद बनाने के लिए आज हमारी पूरी टीम उत्तर प्रदेश से यहां पर उपस्थित हुई है। टोक्यो में कल मुख्यमंत्री बुलेट ट्रेन की यात्रा करेंगे और उसे यूपी के धरातल पर उतारने के सपनों को पंख दे सकते हैं। इसलिए तो उनके विदेश दौरे से यूपी लौटने पर प्रदेश की सूरत और संवारी जा रही है। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास को वेदों और वीणा से सजाया गया है, जिसमें चारों वेदों और देवी सरस्वती की वीणा की प्रतिकृतियां हैं, जो इसकी सुंदरता और धार्मिक आकर्षण को बढ़ाती हैं। वैसे भी विदेश दौरे से योगी के इमेज मेकओवर की तस्वीर दुनिया देख रही है, जो अपने सूबे के लिए न सिर्फ व्यापार ला रहा है, बल्कि दुनिया भर के व्यापारियों को यूपी में लाने के लिए निवेश के रास्ते भी खोल रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि कट्टर हिंदुत्व और उदार छवि वाला ये नेता आने वाले वक्त में बड़े रोल में भी दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो बुलडोजर वाली छवि है
उसको बड़ी प्रमुखता से सरकार योगी आदित्यनाथ हाईलाइट करते हैं। जिस तरह के बयान वो सार्वजनिक मंचों से देते हैं वो यहाँ पर उनकी ब्रांडिंग का एक प्रतीक दिखाई देती है। लेकिन इस विदेश दौरे में, चाहे सिंगापुर का विजिट हो या फिर जापान का, क्या विदेश दौरे के जरिए दुनिया के लिहाज से, आगे की अग्नि परीक्षाओं के लिहाज से योगी आदित्यनाथ एक अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट योगेश मिश्रा मौजूद हैं। योगेश जी, क्या लग रहा है आपको विदेश दौरों के जरिए व्यापारियों के बीच जिस तरह से बात हो रही है, बड़े एमओयू साइन हो रहे हैं, ये मुद्दा 2027 तक नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में भी आपको क्या जाता हुआ दिखाई दे रहा है, उस लिहाज से, उस लक्ष्य के लिहाज से, इमेज ब्रांडिंग? वैसे तो उत्तर प्रदेश का जो भी मुख्यमंत्री होता है वह और उसके समर्थक उसे प्रधानमंत्री की लाइन में लाकर खड़ा कर देते हैं। रही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो जब वह दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तभी वह राष्ट्रीय और कद्दावर नेता बन बैठे थे, क्योंकि पहली बार वह उत्तर प्रदेश के रिसीवर मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री का पद उन्हें अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी ने गिफ्ट किया था। लेकिन दूसरी बार जब उनके कामकाज पर जनता ने मुहर लगाई तब वह अचीवर मुख्यमंत्री बने। यह उनके राष्ट्रीय और कद्दावर होने का संदेश है। चुनाव में उनके सभाओं की मांग यही कहानी कहती है। लेकिन अब वे अपनी इस छवि से आगे बढ़कर जब विदेश दौरों और निवेश सम्मेलनों के जरिए अपनी और उत्तर प्रदेश की नई पहचान गढ़ रहे हैं, तो उनके राष्ट्रीय और कद्दावर नेता होने पर और नई मुहरें लग रही हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजन, सिंगापुर, जापान जैसे विदेशी दौरों के जरिए योगी जी अपनी छवि को एक प्रशासनिक और विकास उन्मुख नेता के रूप में स्थापित करने में कामयाब होते हुए दिख रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जापान में मौजूद हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर हैं। 9 साल के बाद ये दौरा प्रधानमंत्री का हो रहा है। इस दौरान जब इजराइल की सरजमी पर तेल अवीव एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री लैंड हुए तो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी अगवानी की, गले मिले दोनों नेता। एयरपोर्ट पर ही पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और इसके बाद दोनों प्रधानमंत्री एक ही कार में सवार होकर होटल के लिए निकले और दोनों के बीच इस दौरान जो औपचारिक मुलाकात हुई उसकी तस्वीरें भी आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि आज रात 8 बजे पीएम मोदी इजराइल की संसद को भी संबोधित करने वाले हैं। तो वहां से प्रधानमंत्री क्या संदेश देते हैं, खासकर इस लिहाज से भी कि वर्ल्ड डायनामिक्स जिस तरह से बदले हैं, डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी, ईरान के साथ जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं और इन सब के बीच जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बार बार चर्चा में रहता है, भारत और इजराइल की इन तस्वीरों पर सिर्फ भारत और इजराइल नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें हैं। और इस लिहाज से आज प्रधानमंत्री वहां की संसद से जो बोलेंगे उसके मायने भी लोकल नहीं ग्लोबल होंगे। तो ये अलग अलग तस्वीरें भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे तो बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी अगवानी की, उनका स्वागत किया। बड़े गर्मजोशी से दोनों नेता मिले, हाथ मिलाया, गले मिले, आपस में बात की और फिर इसके बाद यहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इससे पहले आप जब 9 साल पहले की तस्वीरें याद करेंगे, जब प्रधानमंत्री वहां गए थे तो उस दौरान वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप समझ लीजिए कि पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल का दौरा किया था भारत के, और अब ये उनका तीसरा कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी का और इसमें दूसरा विजिट है इजराइल का। इस बीच इजराइल की राजनीति में भी बड़े उतार चढ़ाव आए, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर वापसी की वहां पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब आप इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिहाज से देखते हैं, भारत की जो पोजीशनिंग है, टैरिफ को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, अमेरिका के साथ रिश्तों में जो उतार चढ़ाव आए, रूस के साथ भारत के जिस तरह के संबंध रहे, इन सब के बीच जो ये ग्लोबल डायनामिक्स हैं ये बहुत कुछ कहते हैं। इस वक्त सीधे इजराइल में हमारे सहयोगी आदित्य राज कौल पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट को कवर करने के लिए। आदित्य हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। आदित्य, देखिए, वर्ल्ड डायनामिक्स को लेकर तो हम चर्चाएं अलग अलग मौकों पर करते ही रहते हैं, लेकिन रात 8 बजे का यहाँ भारत में बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा है। क्या प्रधानमंत्री आज वहां बोलेंगे और किस तरह की तैयारियां अभी आप वहां पर देख रहे हैं, बताएं। जी बिल्कुल मीनाक्षी, हम सीधे ये प्रसारण कर रहे हैं जेरूसलम से। यहाँ किंग डेविड होटल है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं। और पहले आपने दृश्य देखिए टेल अवीव से, जहाँ बेन गुरियन एयरपोर्ट पे नेतन्याहू, यहाँ के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। सारा नेतन्याहू भी वहाँ मौजूद थी और उन्हें सराहा और कहा कि आप बहुत ही जो है अच्छे लीडर हैं, ग्रेट लीडर हैं, ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद अब करीबन अब से 1 से 2 घंटे में
हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होगा केनेसेट में, जो इजरायली पार्लियामेंट है, और वहां पर वो संबोधन करेंगे। वो दूसरे इंडिया के बड़े लीडर होंगे जो वहां पर केनेसेट में संबोधन करेंगे। पहले 2015 में प्रणब मुखर्जी जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, हेड ऑफ द स्टेट, उन्होंने वहां संबोधन दिया था। और प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा जो है स्वागत वहां होगा। कल रात से ही हमने देखा कि कैसे अब पूरा जो पार्लियामेंट है यहाँ का केनेसेट वो तिरंगे में लिपटा हुआ है। पूरी लाइट्स वहां पर जो है तिरंगे के रंगों में पूरे लगी हुई हैं। और मुझे लगता है कि जो ज्यादातर बातचीत होगी इंडिया इजराइल के टाइज पे होगी कि कैसे पिछले 10 साल में बहुत तरक्की की है। आगे का जो FTA है उस पर बातचीत होगी। डिफेंस कॉपरेशन और सिक्योरिटी कॉपरेशन जो है भारत और इजराइल के दरमियान, वो बहुत ही बड़ा है। और जो घनिष्ठ मित्रता है नेतन्याहू और मोदी के बीच में, वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। और वो भी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर एक टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि कल भी बायलैटरल होगा, जिसमें एक स्ट्रेटेजिक स्पेशल पार्टनरशिप जो है इजराइल और इंडिया की, उसकी घोषणा की जाएगी। और कई मेमोरेंडम और एग्रीमेंट पे भी आदित्य, एक बात और भी बताइएगा, क्योंकि आई एम श्योर कि इससे पहले भी जब आप इजराइल गए हैं, आपने इजराइल को अलग अलग मौकों पर देखा है। साल 2026 में जब हम बदलती हुई वर्ल्ड डायनामिक्स के बीच इन दो वर्ल्ड लीडर्स को मिलते हुए देख रहे हैं, कितना इजराइल बदला है, वहां की राजनीति बदली है। और आज के दौर में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू से, टेबल पर क्या कुछ होगा डिस्कशन में? देखिए, सबसे पहले तो भारत की जो वेस्ट एशिया पॉलिसी है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। आपने पिछले 10 साल में देखा कि कैसे वो UAE हो, सऊदी अरब हो, ओमान हो, जॉर्डन हो, या फिर इजराइल ही क्यों नहीं, या फिर पैलेस्टाइन को भी ले लीजिए, इंडिया के जो संबंध हैं वो इन सब के साथ बहुत अच्छे हैं। चाहे हम रणनीतिक तौर पे देखें, ह्यूमैनिटेरियन एड की तौर पे देखें, या फिर ट्रेड या डिफेंस कॉपरेशन की तौर पे देखें। कई ऐसे मुल्क जो है मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को स्वागत ही नहीं किया, उनको नवाजा भी है, उनको अवार्ड भी दिया है। तो वेस्ट एशिया पॉलिसी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और इजराइल के पॉलिटिक्स में तो बदलाव नहीं आया, लेकिन पिछले 10 साल में इंडिया इजराइल के जो रिलेशंस है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। और मुझे ऐसा कहा जा रहा है कि जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बहुत एक बड़ी घोषणा कल हो सकती है। और साथ ही जो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें इंडिया ने EU के साथ किया, अमेरिका के साथ भी अब करने जा रहा है, और जल्द ही अगले 6 महीने में इंडिया और इजराइल के बीच में भी FTA की घोषणा हो सकती है। चलिए, इन घोषणाओं का तो इंतजार रहेगा। लेकिन आदित्य, इसके अलावा अभी तक के अपने विजिट में आप जब इजराइल में मौजूद हैं, बेंजामिन नेतन्याहू ने भी देखिए क्योंकि वापसी की है, और जिस तरह के उतार चढ़ाव उनकी लीडरशिप में इजराइल ने देखे, वो भी फिर अपनी जगह है। इस बीच जब ये मीटिंग हो रही है, वर्ल्ड में, दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, दुनिया में बहुत बड़ा मैसेज ये जा रहा है कि इंडिया इजराइल के साथ खड़ा है और इजराइल इंडिया के साथ खड़ा है। बहुत जो है चीजें कॉमन है, चाहे वो आतंकवाद का खतरा हो, और साथ ही जो है बहुत छोटा मुल्क है इजराइल, लेकिन तब भी इनोवेशन के लिए जाना जाता है, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट के लिए जाना जाता है, और उसमें इंडिया के साथ उनके अग्रीमेंट है। आपने बिल्कुल सही कहा, अभी का जो टाइम है जियोपॉलिटिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईरान को चेतावनी मिल रही है अमेरिका की तौर से, इजराइल की तौर से, और हो सकता है कि कोई हमला भी हो। अभी 1-2 दिन में हम बातचीत देखेंगे ईरान और अमेरिका के बीच में, और अगर वो बातचीत सफल ना हो तो हो सकता है अमेरिका एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी कि हमला ईरान के खिलाफ कर सके। लेकिन अभी बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया में है, और उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी यहाँ आ रहे हैं, तो इजरायली जनता जो है उनका बहुत समर्थन कर रही है, स्वागत कर रही है।